बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान केमिस्ट्री की इस क्लास में आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स से शुरुआत करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देख लिया था कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस लॉ पर बेस्ड था और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। तो ड्रॉबैक को समझने के लिए मैं दोबारा से एक रफली बना देता हूं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। हाय ली ना करूं रब से। इसी में इसने पोटेशियम के साथ साथ कॉपर लिया, सिल्वर लिया, गोल्ड लिया। ये फर्स्ट ए और फर्स्ट बी एलिमेंट है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। यहाँ पर जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। बाल गंगा, मैंने गंगा के लिए जगह छोड़ लिया है, यह है गंगा। इंडियन तिलक, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है और लेंथेनम है। कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। टाइटेनियम है, जर्कोनियम है और हॉफनियम है। नाना पापा आंटी सब बीमार। वेनेडियम। उस से टी पो। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रेनियम। इसके अलावा आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो इस तरह से मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया और साथ में 3 जगह खाली छोड़ी, जिस पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये जो लाइन है ये लाइन फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट बी है, सॉरी सेकंड ए, दिस इज थर्ड ए, दिस इज फोर्थ ए, 5A, 6A, 7A
एंड दिस इज अनडिवाइडेड 8 ग्रुप, दिस इज अनडिवाइडेड 8 ग्रुप, पूरा एक साथ रखा गया। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट बी है जिसमें कॉपर सिल्वर गोल्ड आए हैं, ये सेकंड बी है जिसमें जिंक कैडमियम मरकरी आया है, ये थर्ड बी है। मैंने बोरॉन को बी में नहीं ए में लिखा है ये समझाने के लिए, बोरॉन के यहाँ, क्योंकि ये पोजीशन कहलाएगा ए का बोरॉन, तो ये कंफ्यूज ना होइएगा। बोरॉन ए में है, ए में वही आएंगे एलिमेंट जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के थे, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इज कंसीडर्ड एज ए। और बी में आता है डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियड टेबल में पढ़ चुके हैं। तो बोरॉन का ताल्लुक ए से होगा। ये पोजीशन मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ए का बोरॉन और इसको हम लोग कहेंगे ए का सिलिकॉन, सॉरी ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम, एंड दिस इज कॉल्ड ए का सिलिकॉन। तो इसने 3 जगह खाली छोड़ दिया, बोरॉन के ठीक सामने, एल्यूमिनियम के ठीक सामने, सिलिकॉन के ठीक सामने। और इस तरीके से इसने ए और बी ग्रुप सजाए। ए ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होते थे, बी ग्रुप कम रिएक्टिव होता था। तो इस तरीके से इसने ए और बी ग्रुप अरेंज करने शुरू कर दिए। फॉर्मूला दिया था इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे बेस्ड। हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराते थे तो वैलेंसी को कंसीडर करते थे 1 2 3 4 तक, और जब हम लोग ऑक्सीजन को कंपेयर करते थे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते थे जो कि 1 से 8 तक होता था। तो ये कुल मिलाकर उसका पीरियोडिक टेबल है मेंडेलिव का। अच्छी बात क्या है कि इसने खाली जगह छोड़ दी है। ए का एल्यूमिनियम गैलियम को कहते हैं, ए का एल्यूमिनियम या गैलियम एक ही बात है, सिंबल है Ga जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ। फिर ए का बोरॉन कहते हैं स्कैंडियम को, स्कैंडियम सिंबल है Sc, बाद में डिस्कवर्ड हुआ। ए का सिलिकॉन कहते हैं जर्मेनियम को, सिंबल है Ge, ये भी बाद में डिस्कवर्ड हुआ। तो ये 3 एलिमेंट उसने सजाए खाली जगह रखकर और उनका नाम रखा ए का एल्यूमिनियम, ए का बोरॉन और ए का सिलिकॉन। मैंने बताया था ये क्वेश्चंस आया करते हैं एग्जाम में कि मेंडेलिव ने ए का एल्यूमिनियम किसको कहा था, बाद में वो एलिमेंट जब डिस्कवर्ड हुआ तो उसका क्या नाम रखा गया, तो जवाब है गैलियम। ए का बोरॉन जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ तो उसका नाम रखा गया स्कैंडियम। और डी ब्लॉक की शुरुआत यहीं से होती है, एटॉमिक नंबर 21 होता है। खैर, तो मेंडेलिव की अच्छी बात ये थी कि मेंडेलिव से पहले जितने भी साइंटिस्ट ने सही इंफॉर्मेशन दी थी वो सब मेंडेलिव के अंदर मौजूद थी। जैसे मैंने बताया था आपको कि ड्यूबर्नर ने ट्राइड्स दिए थे, तो आप देखो यही 3 एलिमेंट हैं, इनको जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज करेंगे तो बीच का जो मास होगा वो पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर होगा। दिस इज द फर्स्ट ट्राइड। सेकेंड ट्राइड की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड ग्रुप के 3 एलिमेंट को 2 एलिमेंट को छोड़ दो, सेकेंड ग्रुप के 2 एलिमेंट को छोड़ दो, लास्ट का 3 देख लो। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यानी कैल्शियम और बेरियम के मास का जब एवरेज निकालेंगे तो वो स्ट्रोंशियम के मास के बराबर होगा। उसके अलावा मैंने बताया था एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा ये है कि सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, ये तीनों इस तरीके से अरेंज होते हैं कि सेलेनियम का जो मास है वो सल्फर और टेलेनियम के मास के एवरेज के मुताबिक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और आयोडीन के मास का एवरेज ब्रोमीन का होता है। तो ये 4 ड्यूबर्नर्स के ट्राइड्स थे। एनसीईआरटी में 3 ही गिवन है, 16वें ग्रुप का ये सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम गिवन नहीं है। तो 3 ट्रिपलेट्स कहें आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, यानी 9 एलिमेंट्स ड्यूबर्नर ने सजाए, और वो 9 एलिमेंट्स आपको मेंडेलिव के पीरियड टेबल में भी एज इट इज मिलते हैं, यानी
ड्यूबर्नर के सारे ट्राइड्स, चाहे वो 3 कहें आप या 4 कहें, सही थे। उसके अलावा न्यूलैंड्स जब आए थे तो उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा था और उसके हिसाब से उन्होंने 40 मास तक यानी 17 एलिमेंट गिनकर सही अरेंज किए, जो मेंडेलिफ ने भी बताया कि सही हैं। उन्होंने ऐसे ही किया था, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम के बाद उनके अंदर चेंजेस आ गए थे। मेंडेलिफ का पीरियोडिक टेबल अलग है, न्यूलैंड्स का अलग है आफ्टर कैल्शियम। इसलिए कहते हैं न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो वैलिड होता है आपको कैल्शियम तक, यानी मास 40 तक। तो मेंडेलिफ से पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल्स बने उन सबको मेंडेलिफ ने कहीं ना कहीं सही साबित किया कि हाँ, न्यूलैंड्स कैल्शियम तक सही हैं और ड्यूबर्नर के सारे ट्राइड्स सही हैं। लेकिन मेंडेलिफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया ग्रुप और पीरियड का। दूसरी बात, इन्होंने एक लॉ बनाया जो लॉ मास पे बेस्ड था कि एक्चुअली हम क्यों एटॉमिक मास पे पीरियोडिक टेबल को सजा रहे हैं। हालांकि उससे पहले दूसरे साइंटिस्टों ने भी मास पर ही सजाया था, बट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो मास पे क्यों सजा रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने खाली जगह नहीं छोड़ी थी, इन्होंने खाली जगह छोड़ी। तीसरी बात, एक टेबुलर अरेंजमेंट में एलिमेंट को न सिर्फ लॉ बनाकर बल्कि इन्होंने उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन किया है, केमिकल रिएक्शंस कराए हैं, फॉर्मूला बनाया है हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पे, यानी हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मेंडेलिफ ने एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल हमारे सामने रखा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो खासियत में आती हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में आते हैं कि टोटल 8 ग्रुप थे, 8वां ग्रुप अनडिवाइडेड है, 7 ग्रुप ए और बी में डिवाइडेड हैं और ए में रखे गए हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जबकि बी में रखे गए हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ए आज के हिसाब से हम लोग देखें तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जबकि बी में जो रखा गया है वो कहलाता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है या लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है और उसमें सिर्फ मेटल्स आते हैं। 3 खाली जगहें हैं, ये सारी चीज़ें मेंडेलिफ ने कह दी थी। अब ड्रॉबैक की बारी है कि क्या ड्रॉबैक है मेंडेलिफ के पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए, पहला ड्रॉबैक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखूंगा, पीरियोडिक टेबल आपके सामने बना है। पहला जो ड्रॉबैक मुझे दिख रहा है, ड्रॉबैक, उसमें सबसे पहला ड्रॉबैक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज द ड्रॉबैक, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से क्या मतलब है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से मतलब ये है कि मेंडेलिफ ने हाइड्रोजन को 2 जगह रखा, एक फर्स्ट ए में, एक 7th ए में फ्लोरीन से ऊपर। क्योंकि आप देखें पहले वाले लाइन में सिर्फ हाइड्रोजन है, पहले वाले लाइन में और कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं मेंडेलिफ के पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इनॉर्ड गैस की डिस्कवरी नहीं हुई है। आज के हिसाब से हम लोग ये मानते हैं कि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं और इसी वजह से वो शॉर्टेस्ट पीरियड है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाइड्रोजन कहलाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हीलियम कहलाएगा, बट हीलियम इज इनॉर्ड गैस। और मैंने कहा था आपको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें आई हैं और मॉडर्न से पहले तक वो 2 चीज़ें नहीं हैं। मॉडर्न में आया है एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आई है इनॉर्ड गैसेस, जबकि उससे पहले अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ना तो एटॉमिक नंबर पता है ना आपको इनॉर्ड गैस की कोई इन्फॉर्मेशन पता है। तो इनॉर्ड गैस नहीं है और एटॉमिक नंबर नहीं है हिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के, लेकिन मॉडर्न पे आएंगे तो ये 2 चीज़ें आ जाएंगी। तो उस हिसाब से देखिए तो 7A में भी हाइड्रोजन रखा गया है और फर्स्ट ए में भी हाइड्रोजन को रखा गया है। तो हाइड्रोजन तो एक तरह से पोजीशन देखा जाएगा तो पोजीशन के हिसाब से
हाइड्रोजन दो दो जगह पे है। तो ये कैसे मुमकिन था कि हाइड्रोजन दो जगह पाया जाए? हाइड्रोजन के दो जगह रखने के पीछे रीज़न था उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नेचर। देखिए, हाइड्रोजन अल्कली मेटल की तरह भी रिएक्ट करता है, उसकी वैलेंसी +1 होती है, यानी वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है केटायन। साथ में हम ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्राइड भी बनाता है, यानी नेगेटिव चार्ज, और वो बिल्कुल हेलोजन की तरह काम करता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जिस तरह से हेलोजन, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, डाइमर्स बनाते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। F2 फ्लोरीन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस, Br2 ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड है, I2 आयोडीन, आयोडीन इज सॉलिड। तो आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है। उसी तरीके से हाइड्रोजन H2 बनाता है, और ये सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। H के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, F के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन के बीच में, ब्रोमीन के बीच में, आयोडीन के बीच में। तो आप देखिए इनके बॉन्ड फॉर्मेशन का नेचर, सिग्मा बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होने की प्रॉपर्टी। साथ में सब के सब नॉन मेटल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन्स। तो ये सारी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जो हेलोजन ग्रुप हैं उसमें हाइड्रोजन को रखा जा सकता है। ये बिल्कुल हेलोजन वाली प्रॉपर्टी शो करती है, लेकिन साथ में इसका अल्कली नेचर भी बता रहा है कि ये प्लस चार्ज बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, इसीलिए हम इसको फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक तरह से कह सकते हैं डिबेटेबल टॉपिक था मेंडलीव के ज़माने में, यानी इसने दो जगह रखा, फर्स्ट ए में भी रखा, यानी फर्स्ट ए कहलाता है अल्कली मेटल ग्रुप, हालांकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन फर्स्ट ए का नाम है अल्कली मेटल ग्रुप और 7A का नाम है हेलोजन। तो हेलोजन ग्रुप में भी रखा गया और फर्स्ट ए ग्रुप में भी रखा गया। आज के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट ए मीन्स पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, 7A मीन्स 17th ग्रुप, 17वां ग्रुप। तो पहले और 17वें ग्रुप दोनों में हाइड्रोजन को रखा गया। ये ड्रॉबैक था क्योंकि एक जगह उन्होंने क्लियर नहीं की। अच्छा, फर्स्ट ए में रखने पर मास डिस्टर्ब नहीं होता है। भाई यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसको मास कहोगे 1, अगला कुछ है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन अगर आपने वहाँ रख दिया तो यहाँ नहीं है, और उसके बाद आप यहाँ स्टार्ट करोगे, इसका मास 7, इसका मास 9, इसका 11, इसका 12, इसका 14, ये मास है। अगर मैं लिखना चाहूँ ऊपर, दिस इज मास, ऑक्सीजन का 16, ये मास है बेटा। तो अगर हाइड्रोजन को आपने वहां रख दिया है तो 1 के बाद सीधे 7, या अगर वहां नहीं रखा है तो हाइड्रोजन का मास यहां 1 होगा, सीधे पूरा शुरू से खाली रहेगा। 7th ए में बस ऊपर हाइड्रोजन होगा, फिर 8 खाली, फिर फर्स्ट ए में लिथियम। तो आप हाइड्रोजन को कहीं भी रखें, मास डिस्टर्ब नहीं होगा। तो पहला ड्रॉबैक सिर्फ हाइड्रोजन का पोजीशन है, क्योंकि ये तय नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन कहाँ है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी के बेस पर ये पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं वही प्रॉपर्टी ये कहता है कि हाइड्रोजन फर्स्ट ए में भी आ सकता है और 7th ए में भी आ सकता है। तो एक तरह से मेंडलीव कंफ्यूज थे कि वो कहाँ रखें हाइड्रोजन को, इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन को दोनों जगह रख दिया। कहा चलो फर्स्ट ए वाले फर्स्ट ए मान ले और 7th ए वाले 7th ए मान ले। यानी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि हाइड्रोजन एग्जैक्टली कहाँ पे रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाइड्रोजन दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसीलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक जो है जिसने मेंडलीव को ज़्यादा परेशान किया, या यूं कहें कि साइंटिस्टों को ये सोचने पे मजबूर किया कि अब आगे और सोचो, इसमें भी करेक्शन हो सकता है, या यूं कहा जाए कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अप टू द मार्क नहीं है। कोशिश बहुत अच्छी थी इसीलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, काफ़ी ऑनर मिला इनको, काफ़ी सराहा गया इनके काम को, लेकिन अप टू द मार्क नहीं था। क्वेश्चंस तो उठाए गए इनके ऊपर। तो दूसरा था बेटा एनामोलस पेयर।
एनोमोलस पेयर। अभी एनोमोलस पेयर क्या होता है, यानी एबनॉर्मल मास। एनोमोलस पेयर का मतलब हो गया एबनॉर्मल मास अरेंजमेंट। याद करें इनका पीरियोडिक लॉ क्या था, इन्होंने कहा था कि पीरियोडिक लॉ है एलिमेंट का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो उसके मास पे डिपेंड करता है, और इन्होंने इंक्रीजिंग मास ऑर्डर में एलिमेंट को सजाया भी। जिसका मास कम उसको पहले रखा, जिसका मास ज़्यादा उसको बाद में रखा। लेकिन जब मास लोगों ने देखा तो उन्हें प्रॉब्लम आया कोबाल्ट एंड निकेल में। कोबाल्ट एंड निकेल में आप देखें पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट क्या पहले रखा गया है, 8 ग्रुप में अनडिवाइडेड है, 3 एलिमेंट एक साथ रखे हैं क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी एक है, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। तो जब 3 एलिमेंट आपको एक जैसे मिल रहे हैं तो अब सवाल ये उठा कि कोबाल्ट जिसे इन्होंने पहले रखा है, निकेल जिसे इन्होंने बाद में रखा है। तो आम ख्याल ये था कि कोबाल्ट पहले इसलिए रखा होगा क्योंकि कोबाल्ट का मास कम होगा, निकेल का मास ज़्यादा होगा। तब तो उन्होंने इन तीनों को लाइन से रखा है, पहले आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल। तो आप एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं ना कि पहले कम मास वाली चीज़, फिर ज़्यादा मास, फिर ज़्यादा मास, फिर ज़्यादा मास, फिर ज़्यादा मास, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कोबाल्ट का जो मास है वो 58.9 यानी लगभग 59 के आसपास है, और निकेल का है 58.6। यानी आप इसको राउंड ऑफ करके अगर मैं बताऊं तो आप कोबाल्ट का 59 माने अप्रोक्सीमेटली, और इसका माने 58.5 58.5। तो निकेल का मास स्लाइटली लेस है कोबाल्ट के मास से। तो कोबाल्ट को पहले रखने का कोई तुक नहीं बनता है भाई, कोबाल्ट को तो बाद में रखना चाहिए ना, और निकेल को पहले रखना चाहिए। सोचिए, क्योंकि आपने कहा कि इंक्रीजिंग मास पे हम सजा रहे हैं, जिसका मास कम वो पहले, जिसका मास ज्यादा वो बाद में। तो इन दोनों में ज्यादा मास किसका है? कोबाल्ट का। तो क्या कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था? निकेल का मास कम है, निकेल पहले आना चाहिए था। इसी को कहते हैं एनामोलस पेयर। यानी ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था मेंडेलीफ का, क्योंकि मेंडेलीफ एक्सप्लेन नहीं कर पाए जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने कोबाल्ट को पहले क्यों रखा है और निकेल को बाद में क्यों रखा है, जबकि मास के हिसाब से देखें तो निकेल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। तो एक ड्रॉबैक ये है जो एग्जाम्पल में देता है। लेकिन आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि किताब में तो एक ही दिया है, लेकिन एक नहीं है, एक से ज़्यादा थे एनामोलस पेयर। एक तो कोबाल्ट निकेल आपको दिख रहा है, दूसरा मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एनामोलस पेयर के एग्जाम्पल पे जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि इसी मेंडेलीफ के 63 एलिमेंट्स जो उसने अरेंज किए हैं, मेंडेलीफ ने जो 63 एलिमेंट्स अरेंज किए जो आपके सामने हैं, उसमें आप गौर से देखिए तो ये आपको दिखेगा 6A और 7th A का एलिमेंट टेलेनियम एंड आयोडीन। 7th A में आयोडीन है और 6A में टेलेनियम है। यहाँ तो चलो ये 8 ग्रुप के एग्जाम्पल थे, एक ही ग्रुप के अंदर हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि टेलेनियम एंड आयोडीन। तो एबनॉर्मल मास का एक एग्जाम्पल तो ये हो गया बेटा। चलो दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ये एक पेयर है, 8 ग्रुप के अंदर रखा गया है इनको। एक दूसरा पेयर का तुम्हें एग्जाम्पल बताते हैं, 6A में रखा गया है टेलेनियम और 7A में रखा गया है आयोडीन। आयोडीन का मास 126 और इसका मास 128 के अप्रोक्सीमेटली होता है। ये मैंने एवरेज लिख दिया है क्योंकि इसका एग्जैक्टली मास अगर आप देखें तो 127.8 है
और इसका देखें तो 126.2 है। अब आप देखें, मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं 126, 128, यानी इतना तो तय है कि आयोडीन का मास मैंने बोला 126, आयोडीन इज 126 एंड टेलेनियम इज 128। हाउ इट इज पॉसिबल दैट mass of 128 comes first then mass of 126, that is iodine, जबकि पीरियोडिक टेबल जो सजाया है वो सजाया है इंक्रीजिंग मास पर। तो टेलेनियम आयोडीन ये दो अलग अलग ग्रुप के अंदर भी एनामोलस पेयर है और ये सेम ग्रुप के अंदर एनामोलस पेयर है। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट निकेल तो एक पेयर है ही जो बहुत फेमस है, किताबों में दिया रहता है, लेकिन टेलेनियम और आयोडीन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये भी एनामोलस पेयर के एग्जाम्पल हैं और मेंडेलीव ने सजाया है। तो मेंडेलीव के अंदर जब भी एनामोलस पेयर की बात होगी तो आप जानिएगा दो एग्जाम्पल है, एक सेम ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट और एक दो अलग अलग ग्रुप के अंदर एग्जाम्पल है। तो दो एग्जाम्पल हैं बहुत फेमस। मैं तीसरे की भी बात कर लेता हूं जो अमूमन तौर पे लोग कहते हैं, बताते हैं, उसका भी जिक्र करना ज़रूरी है। वो बताते ये हैं कि एनामोलस पेयर में एक एग्जाम्पल और है सर, आर्गन एंड पोटेशियम का। आर्गन एंड पोटेशियम, पोटेशियम का मास 39 है अप्रोक्सीमेटली और आर्गन का 40 है। याद कीजिए आइसो बार में मैंने बताया था कैल्शियम के साथ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और पोटेशियम का 19 है। तो ये तो एटॉमिक नंबर है, अभी हम एटॉमिक नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, हम तो मास पे देखेंगे। तो मैंने लिख दिया आर्गन एंड पोटेशियम। तो एक लोग बताते हैं कि ये भी एक एनामोलस पेयर है, जैसे कोबाल्ट निकेल है, कोबाल्ट निकेल 8वें ग्रुप में, जैसे 6A 7A में टेलेनियम और आयोडीन है, उसी तरीके से आर्गन और पोटेशियम है। पोटेशियम को होना चाहिए था पहले, आर्गन को होना चाहिए था बाद में। देखिए इसका मास 39 है तो ये पहले होना चाहिए, आर्गन को बाद में होना चाहिए। मगर होता ये है कि आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है वो पहले है और ये पोटेशियम बाद में है, यही बात है। तो मैं आपको बताऊं कि ये बिला वजह इल्ज़ाम लगाया गया है मेंडेलीव के ऊपर, क्योंकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मैंने आपसे ये कहा कि जिस ज़माने में मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया है या पीरियोडिक लॉ बनाया है, क्या उस ज़माने में आर्गन है? आर्गन इज अ इनर्ट गैस। जब आर्गन है ही नहीं, आर्गन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कोई इनर्ट गैस एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फिर वो अरेंज कहाँ करेंगे? आप इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 63 एलिमेंट हैं, इसमें क्या आपको कहीं पे आर्गन नज़र आ रहा है? जब आर्गन नज़र नहीं आ रहा है तो वो कैसे आर्गन को अरेंज करते? तो ठीक है, आज के हिसाब से आप कह सकते हैं आर्गन और पोटेशियम, मगर मेंडेलीव ने इनर्ट गैस को अरेंज नहीं कराया था, इसीलिए इस ड्रॉबैक को मैं बहुत कंसीडर नहीं करता हूँ। किताबों में है, टीचर बताते हैं, नोट्स में मिलता है, देखा है, पढ़ा है, मुझे बच्चों ने बताया, सब बातें एक जगह, बट मेरा अपना बिलीव इस एग्जाम्पल पे नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल इसके अलावा भी हैं जो ड्रॉबैक में कंसीडर किए जा सकते हैं। तो मुझे पीरियोडिक टेबल में एनामोलस पेयर में मुझे कोबाल्ट निकेल दिखता है और ये ड्रॉबैक है। उसी तरह से टेलेनियम आयोडीन मुझे दिखता है, तो वो एग्जाम्पल में है। आर्गन नहीं दिख रहा है, पोटेशियम तो है, बट आर्गन है ही नहीं, तो हम उसको कहाँ से ड्रॉबैक बोल सकते हैं? वैसे तो ड्रॉबैक बोलने को आएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं जो डिस्कवर्ड नहीं हुई हैं अभी, तो वो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी सही नहीं होगा, बहुत सारी ड्रॉबैक्स उसमें कंसीडर हो जाएंगे। तो मैं उस एग्जाम्पल को बहरहाल कंसीडर नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, मास के हिसाब से आप कह सकते हैं कि आज अगर हम देखें तो आर्गन पहले है
और पोटेशियम बाद में है, आज मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और उसकी वजह है, वहाँ ड्रॉबैक नहीं है क्योंकि वो एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया गया है। एटॉमिक नंबर पे अरेंज करने की वजह से वो सही हो जाएगा, बट ये मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ आर्गन एंड पोटेशियम वाला एनामोलस पेयर में। समझ में आ गई बात? न करने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि वो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस मेंडेलिव के ज़माने में था नहीं। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वाला तो किताब में दिया है, ये वाला किताब में जनरली नहीं दिया हुआ है, जिसको मैंने आपको बताया, बट दिस इज द ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक था। तो दो पेयर आप एग्जाम्पल पे याद रखेंगे, तीसरा वाला मर्जी है, याद रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दो ड्रॉबैक मैंने आपको बताए। तीसरे पर आते हैं, थर्ड। जिस तरह से पोजीशन बताया गया हाइड्रोजन का, उसी तरीके से पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप किसको कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो। तो इसमें कौन एग्जाम्पल आ जाएंगे? हम लोग डील कर चुके थे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। उस तरह से कार्बन के 2 आइसोटॉप, कार्बन के 2 आइसोटॉप, एक जिसका मास 12 है, एक जिसका मास 14 है। तो कार्बन का ही मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब कार्बन एक आइसोटॉप्स है, कुछ कार्बन होंगे जिनका मास 12 है, कुछ कार्बन होंगे जिसका मास 14 है। मेंडेलिफ ने क्या किया, जितने कार्बन के एलिमेंट थे, चाहे उनका मास 12 हो चाहे उनका मास 14 हो, सबको इसी जगह रखा है, 4th A में। तो मेंडेलिफ से सवाल पूछा गया कि मेंडेलिफ साहब, आप अगर अपने पीरियोडिक टेबल को मास पे अरेंज करा रहे हैं तो आपको चाहिए कि कुछ कार्बन को यहां रखें 12 वाले को और 14 वाले को सेपरेट करें, क्योंकि मास अलग अलग है। तो जिनके मास सेम उनको एक साथ रखा जाए और जिसका मास अलग उनको अलग रखिए। तो आप देखते हैं कि 14 मास है नाइट्रोजन का भी, तो कम से कम 14 मास वाले को अगर आपने 5A में रखा है तो उन कार्बनों को भी 5A में रखें जिसका मास 14 है। यानी इन कार्बनों को नाइट्रोजन के साथ रखना चाहिए चूंकि मास सेम है। और यहीं से साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया कि इसका मतलब कि एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मास पर डिपेंड करता तो नाइट्रोजन 14 और कार्बन 14 इनके मास तो बराबर है, तो कम से कम नाइट्रोजन जैसी प्रॉपर्टी शो करना चाहिए कार्बन 14 वाले को, या नाइट्रोजन को शो करना चाहिए कार्बन 14 जैसा, क्योंकि मास तो बराबर है। मगर ऐसा नहीं होता, कार्बन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बना हुआ है, कार्बन पर। और नाइट्रोजन एक तरह से इनर्ट गैस है, वो रिएक्शन नहीं करता है। नाइट्रोजन का बिल्कुल अलग फेनोमेना है, अलग नेचर है, अलग काम है, अलग फंक्शन है, और कार्बन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। नेचर में भी अगर आप देखें तो एटमॉस्फेयर मतलब एटीएम प्रेशर पे, 1 एटीएम प्रेशर या रूम टेम्परेचर पर आप देखें तो आप पाते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है N2, और नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि कार्बन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं नाइट्रोजन और कार्बन में। खैर, तो आइसोटॉप एक तरह से ड्रॉबैक है। अब एक जहन में फिर से सवाल आया कि आइसोटॉप क्या मेंडेलिव के ज़माने में था? क्योंकि मेंडेलिव के ज़माने में एटॉमिक नंबर वजूद में नहीं आया था। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसकी वजह है बेटा, क्योंकि ये सारी बातचीत कब की हो रही है? 1869। मैंने बोला था मेंडेलिव ने अपनी ये सारी बातचीत लिखी है 1869 में, लेकिन 5 साल के बाद 1874 में ये पब्लिश होता है जर्मनी के जर्नल में, और वहाँ से लोगों को पता चलता है कि एक पीरियोडिक टेबल मेंडेलिव ने दिया है। 1874 में ये बात पता चलती है, 1874 में दिया गया था, 5 साल पहले 1869।
तो आप सोचो 74, 75 में 80 मान लेता हूं, चलो 1880 तक क्या लोगों को ये पता था कि एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का? क्या एटम के अंदर ऑर्बिट होते हैं? क्या एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो उसके साथ कंबाइन होकर मास बनता है। क्या ये बात आपको 1880 में पता थी? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है 1886 में, 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था, केनाल रे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने किया है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद 1911 में जाकर अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है गोल्ड फॉइल के ऊपर, रदरफोर्ड ने किया और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और जेम्स चैडविक ने जाकर रेडियो एक्टिव रिएक्शन कराकर, या यूं कहा जाए न्यूक्लियर रिएक्शन कराकर, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है 1932 में, 1932 में। तो आप सोचिए ये सब चीज़ें बाद की हैं, बाद में एटम की थ्योरी आई, एटम के मॉडल्स आए, शुरू में नहीं था ऐसा। तो आइसोटॉप कहाँ से आ गया? अभी तो मैंने ही आपसे कहा था कि आर्गन को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस ज़माने में आर्गन है नहीं और पूरे पीरियड टेबल में नहीं है। तो आप बात को समझें, ये बात बिल्कुल सही है कि लफ्ज़ आइसोटॉप बाद में वजूद में आया। ये बात भी सही है कि एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट, एटॉमिक थ्योरी बाद में आया। मास लोगों को पहले से पता था। मास नहीं पता होता तो ड्यूबर्नर मास का एवरेज कैलकुलेशन कैसे करता? तो मास पता था, मास के बेस पर वो ये समझते थे कार्बन 2 टाइप के होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है ये नहीं पता, उसे आइसोटॉप कहेंगे ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता था कि भाई देखो ये 2 मार्कर हैं, ये साफ दिख रहा है कलर के हिसाब से, हम कह सकते हैं ना इसको 2 कलर हैं। अब इसके अंदर कलर के लिए कौन सा पिगमेंट है, क्या केमिकल है, वो हमें नहीं मालूम, बट इतना बज़ाहिर हमको दिख रहा है कि भैया ये दोनों मार्कर अलग हैं, डिफरेंसेस हैं। और मैं कहीं पर कोई क्लासिफिकेशन कर रहा हूं कलर के बेस पर, तो जाहिर सी बात है रेड वालों को रेड के साथ रखूंगा, ब्लू वालों को ब्लू के साथ रखूंगा। तो इसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन तो मास पे था ना। तो मास को लोग समझते थे, मास को लोग जानते थे, मास को कैलकुलेट करते थे, सब कुछ होता था। तो जब मास का कैलकुलेशन हो रहा है, जब मास निकाला जा रहा है, तो आप बताइए मास अलग अलग है, तो इन अलग अलग मासों को पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह मिलनी चाहिए ना। तो इस कंफ्यूजन में नहीं पैदा हो मतलब पढ़ेंगे आप कि आइसोटॉप सर कहाँ से आ गया। आज के हिसाब से हम लोग इसका नाम आइसोटॉप जान रहे हैं, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठा था उस ज़माने में कि ये बताइए मेंडलीव साहब आपने सारे के सारे कार्बन को एक जगह क्यों रखा, जबकि हमें मालूम है कि मास के आधार पे कार्बन में डिफरेंसेस हैं, मास के हिसाब से ऑक्सीजन में डिफरेंसेस हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, मास के हिसाब से क्लोरीन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, और ये सब दुनिया जानती थी, लोगों को पता था। उसको आइसोटॉप्स कहते हैं ये नहीं पता था। ये नहीं पता था कि क्या रीज़न है उनके मास अलग होने के लिए, क्या न्यूट्रॉन अलग अलग था इस वजह से था, या क्या था, रीजंस नहीं पते थे, लेकिन ये ज़रूर पता था कि मास अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम इसे कंसीडर करेंगे पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आप आइसोटॉप्स ना बोलकर कुछ भी बोलें कि भाई 2 अलग अलग मास को इन्होंने एक साथ कैसे रख दिया, तो ये भी सही है, लेकिन मास था जिस बेस पर कहते हैं। तो ये मेजर 3 ड्रॉबैक है मेंडलीव के, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। उसके बाद तीसरा जो था इनका वो एनामोलस पेयर था। ये 3 ड्रॉबैक इनके हैं, और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन मेजर 3 ड्रॉबैक्स है। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको करेक्ट करने की कोशिश की, मगर आप जानते हैं कि एट लास्ट 1913 में, चूँकि 1913 से पहले तक आप देखें सब डिस्कवर्ड हो चुका था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर, ऑर्बिट, सारा कुछ डिस्कवर्ड हो चुका था। तो जब सारा कुछ डिस्कवर्ड हो चुका था तो मोसले को बहुत आसानी लगी इस पीरियड टेबल को करेक्शन करने में, ज़्यादा नहीं लगा। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं इस
ड्रॉबैक को, खासतौर से पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को और एनामोलस को ख़त्म कर दूंगा सिर्फ इतना कहकर कि मेंडलीफ ने कहा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड कर रहा है। इसने बोला मैं कह रहा हूँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर जैसे ही बोलेंगे ना बेटा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखोगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और निकेल का 28 है। तो इसने कहा कि मैंने मास पे सजाया ही नहीं है, मैंने सजाया है अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर। तो जब आप एटॉमिक नंबर पे सजाते हैं ना तो आप इसका मास नहीं देखते, आप इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर के हिसाब से कोबाल्ट इसलिए पहले आया है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 27 है, और निकेल इसलिए बाद में आया है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 28 है। एटॉमिक नंबर पे ये भी हो जाएंगे, हालांकि इनॉर्ड गैस डिस्कवर्ड हो चुका था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वक्त, तो ये भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हो गए और ये भी अरेंज हो जाएंगे क्योंकि इस टेलेनियम का एटॉमिक नंबर 52 और आयोडीन का 53 होता है। आयोडीन का 53 होता है और टेलेनियम का 52 होता है, यानी एटॉमिक नंबर भी अरेंज हो गए। दिस इज 52, दिस इज 53। तो सारे के सारे एनामोलस पेयर को उसने सिर्फ इतना कहकर एक्सप्लेन कर दिया कि मैं तो एटॉमिक नंबर पे सजा रहा हूं। दूसरी बात, जैसे ही उसने एटॉमिक नंबर बोला क्या आइसोटॉप का ये मसला हल हो गया? क्योंकि कार्बन के मास भले अलग अलग हों लेकिन सारे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो सारे के सारे कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर फिक्स्ड है 6 और नाइट्रोजन का 7, तो कार्बन को अलग रखेंगे, नाइट्रोजन को अलग रखेंगे। उस तरह से हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम था। तो ये तमाम ड्रॉबैक खत्म हो गए सिर्फ एक स्टेटमेंट पे, जिसका नाम था कि हमने एटॉमिक मॉडल जो दिया है या पीरियोडिक टेबल का जो मॉडल दिया है वो दिया है आपको एटॉमिक नंबर पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पढ़ चुके हैं इसलिए उसमें अब हम नहीं जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा हिस्ट्री था। इस तरह से शुरुआत हुई ड्यूबर्नर से, न्यूलैंड से, मेंडलीफ बहुत इंपॉर्टेंट था। मेंडलीफ के बाद मोसले ने दिया है, मोसले के बाद ट्रेंड्स, वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो एक टॉपिक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि जितना हमने अब तक कवर किया है पीरियोडिक टेबल में वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से और एकेडमिक एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी है। आप सारे क्वेश्चंस आराम से लगा सकते हैं इन्हीं लेक्चरों के हिसाब से, मगर चूंकि पीरियोडिक टेबल मेरा ऐसा मानना है पूरी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। कोई भी चैप्टर आप उठा लें आपको पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक छोटा सा टॉपिक है जो यहीं जनरली मैं डील करता हूं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर 9th-10th में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 10th क्लास का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन में आपको बहुत तरह के रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो एक जगह आके गाड़ी फंसती है रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है वो समझने में बहुत दिक्कत होती है और उसकी बहुत लिमिटेशन डिफिनेशन दी गई है 9th-10th लेवल पर, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, बट जिन रिएक्शनों में ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन न आ रहा है न जा रहा है, जैसे मैं कहूँ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, नमक का बनना, सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू NaCl, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, या ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? बहरहाल वो उसमें अभी हम नहीं आ रहे क्योंकि वो टॉपिक हम डील नहीं कर रहे हैं। बस इतना मोटा मोटी आपको बता दें, दुनिया में कोई भी रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता,
कोई भी रिएक्शन सिर्फ रिडक्शन नहीं होता, या तो होगा तो दोनों एक साथ होगा, और पूरे कंप्लीट रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का नाम है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन का नाम है। जब दोनों मिलते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन बनता है, उसका नाम रिडॉक्स है। तो रिडॉक्स होगा या रिडॉक्स नहीं होगा, सिर्फ बात इतनी है, रिडॉक्स होगा या रिडॉक्स नहीं होगा। अगर रिडॉक्स होगा तो उसमें दोनों फिनोमेना एक साथ होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रेड ऑक्स दो वर्ड है, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, और वो पूरा एक्सप्लेन किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानने के लिए या नॉन रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानने के लिए भी ज़रूरी है, और केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत ज़रूरत है। केमिकल रिएक्शंस में तो है ही, साथ में इनका बॉन्डिंग वॉन्डिंग और आगे तो बहुत इनॉर्मस एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन नंबर के। तो आसान सा टॉपिक है, आप देखें ऑक्सीडेशन नंबर। पहले समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कहते किसको है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा है द चार्ज present on atom in given compound। यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम के जो चार्जेस होंगे उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल एटम के ऊपर जो भी चार्ज होता है एक गिवन कंपाउंड में, उसे हम कहते हैं, या सिंपली चार्ज कहते हैं। कंपाउंड हो सकता ना बने, अकेला एटम हो तो उस पर जो चार्ज होगा, या आयंस बने उस पे जो चार्ज होगा, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यानी ऑक्सीडेशन नंबर एटम पे जो चार्ज होते हैं वो पूरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल पे नहीं है, हर इंडिविजुअल एटम के चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। मान लो कोई चार्ज ना हुआ तो 0, प्लस चार्ज हुआ कैटायन, निगेटिव चार्ज हुआ यानी एनायन। तो ऑक्सीडेशन नंबर इट मे बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, एक और बात, ये ऑक्सीडेशन नंबर का एक रेंज होता है, कहां से कहां तक। तो इसे मैं कहता हूं वैलेंसी से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, ये रेंज मैं कहता हूं। यानी किसी का भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके वैलेंसी से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि मैं वैलेंसी जब पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं वैलेंसी +1 -1। ऑल्दो मैं जानता हूं कि वैलेंसी प्लस माइनस नहीं होती, वैलेंसी का निगेटिव तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कोई भी कैपेसिटी निगेटिव कैसे हो सकती है, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। मगर मैं चार्ज देखता हूं। अब मैं कहूंगा कि 2 एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो आपको कैसे पता कि एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा? भाई गेन करोगे एक इलेक्ट्रॉन तब भी वैलेंसी 1, एक लूज करोगे तब भी 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने और देने का नाम वैलेंसी है। तो इसको मतलब डायरेक्शन बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे फिजिक्स में डायरेक्शन के लिए वेक्टर टर्म यूज करते हैं ना, एग्जैक्टली हम लोग यहाँ प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस, इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस। तो अगर मैं बता रहा हूँ 1 वैलेंसी नहीं, मैं मेंशन कर रहा हूँ +1 -1, इट मीन्स जहाँ +1 बोला है वो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यानी बिल्कुल मेटल की तरह बिहेव किया है, कैटायन बना है। और जहाँ -1 बोल रहा हूँ इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो 1 वैलेंसी बोलने से मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, ज़्यादा फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल समझता हूँ +1 -1 बोलना। हालांकि मैं जानता हूँ वैलेंसी निगेटिव नहीं होती है, मगर मैं चार्ज को बोल रहा हूँ, चार्ज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं वैलेंसी को लूँगा प्लस और माइनस में यहाँ पर,
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे, और इस रेंज को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो एक एक करके हम लोग पहले रेंज समझें कि कहाँ से कहाँ तक होता है। क्योंकि हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। चलो फर्स्ट ग्रुप का बताओ। फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन को छोड़ दो, लीना करूं रब से फरियाद। इन सब का वैलेंसी मैंने +1 कहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। फर्स्ट ग्रुप है, ये हमेशा देंगे 2 1 2 8 1 2 8। फर्स्ट ग्रुप है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, यानी इस 1 को हम लोगों ने +1 कहा है क्योंकि ये डोनर स्पेसिस है। ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक बोला गया, वैलेंसी यानी +1 से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 1 तक। तो ये +1 है और ये 1 है, क्या ये भी 1 को हम +1 कहेंगे? तो +1 से +1 इसका क्या मतलब? इसका मतलब सिंपल +1, यानी फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी +1 होती है, डेट इज फिक्स्ड। एक ही होगा चार्ज +1, यानी मोनोवैलेंट कैटायन है। इसको हम लोग आगे चलकर मोनो का मतलब एक, वैलेंट मतलब चार्ज या वैलेंसी, मोनोवैलेंट और प्लस चार्ज है तो लफ्ज़ आया कैटायन। मोनो का मतलब 1 चार्ज, कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। तो मोनोवैलेंट कैटायन कहते हैं +1 को, क्योंकि वैलेंसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहला ग्रुप जब भी आएगा सब पे +1 चार्ज, कुछ भी आ जाए इन पे चार्ज +1 ही होगा। हाइड्रोजन का आप कह सकते हैं एक तरह से वैलेंसी जो है वो +1 भी है -1 भी है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 ही होगा हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन को अलग से डील करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी पढ़ाई गई थी, -1 भी, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। अगर वो रिसीव कर लेगा तो अपना ऑर्बिट उसका भर जाएगा, और अगर डोनेट कर देगा तो खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं +1 वाला लेता तब ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज वही आता, वैलेंसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं ये वाला ले लेता तो ऑक्सीडेशन नंबर आता -1, यानी वैलेंसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप ये लोगे तो ये तो +1 ही बताएगा मोनोवैलेंट कैटायन, लेकिन जब ये लोगे बेटा तो -1 0 +1। तो हाइड्रोजन का असल में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ये होता है, -1 से लेकर +1 तक। यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। अगर -1 हुआ तो हाइड्राइड कहलाएगा, अगर +1 हुआ तो ये कहलाता है प्रोटॉन, और अगर 0 हुआ तो हाइड्रोजन एटम। तो ये बहरहाल रेंज है फर्स्ट ग्रुप का। उसी तरीके से अब हम लोग अगर सेकंड ग्रुप को कंसीडर करें, सेकंड ग्रुप को, सेकंड ग्रुप आप देखेंगे तो पता चलेगा ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सब कांस्टेंट होता है, इसलिए ग्रुप को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। सेकंड ग्रुप था बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये एलिमेंट्स है ना। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी +2 है। तो रेंज जो आपका आएगा वो आएगा वैलेंसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी +2 से 2 यानी 2। सेकेंड ग्रुप के अंदर कोई नॉन मेटल नहीं है, इसीलिए निगेटिव वैलेंसी नहीं दिखाएंगे। तो सबका बेटा वैलेंसी याद रखो
दैट इज +2। +2 को हम लोग क्या कहेंगे, तो +2 को हम लोग कहते हैं डाईवैलेंट या बाईवैलेंट, डाईवैलेंट या बाईवैलेंट कैटायन। तो सेकंड ग्रुप की वैलेंसी +2 हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, सब 2 है। फर्स्ट ग्रुप के सब 1 1 है, सेकंड ग्रुप के सब 2 है और ये फिक्स्ड है। पी ब्लॉक में आते हैं 13th ग्रुप, बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। अब आपने इतना कुछ पढ़ रखा है कि आप बहुत सारी बात जानते हैं। बोरॉन मेटलॉइड, बाकी सब मेटल। एल्युमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होगा, गैलियम का साइज छोटा होगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इतनी सारी बातें तो हम लोगों ने पढ़ रखी है। अब चलें, चूँकि ये 13 ग्रुप में है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 3 होगा और वैलेंसी +3 होगी, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे, इसलिए मैंने +3 लिखा है। तो अब बताओ मुझे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वैलेंसी से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वही वाला तरीका +3 से 3, यानी सीधे सीधे +3 लिखो। तो 13 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया बेटा। 14th ग्रुप, कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। पी ब्लॉक में पूरी खिचड़ी पकी हुई है, इसीलिए मैं बताता चल रहा हूँ। कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन जर्मेनियम, इन दोनों को मिलाएंगे तो कहेंगे मेटेलॉइड सेमी मेटल। टिन एंड लेड मेटल है। तो इसमें अगर देखेंगे तो सिलिकॉन मोस्ट अबंडेंट मेटेलॉइड्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा Sn और Pb, ये जो दो लास्ट के मेटल 14 ग्रुप में आपको दिख रहे हैं, ये बनाते हैं एम्फोटेरिक। यहाँ एल्युमिनियम बनाता है, यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये दोनों बनाते हैं। कोड वोड पहले ही हो चुका है, सुनो सब जन की आस हो प्रभु अल्लाह। तो ये प्रभु है, ये अल्लाह है और ये सुनो है। तो खैर बहरहाल 14 ग्रुप है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा 4। वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर भी वही खेल, या तो ये +4 होगा या -4 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़रा देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, +4 से 4 यानी फिक्स रहेगा 4 ही। लेकिन अगर बेटा जिस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोजन का देखा था -1 से +1, वैसे ही देखेंगे -4 से 4, यानी इसका जो रेंज होगा वो होगा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। -4 से लेकर +4, ज़रूरी नहीं कि सब लिखा जाए, सीधे एक लाइन में लिख सकते थे कि 14 ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो -4 होगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन +4 होगा। तो -4 से लेकर +4 तक हो सकता है। वैसे ही आते हैं 15th ग्रुप तक। 15th ग्रुप जिसको निकोजन ग्रुप भी कहते हैं या निक्टोजन, निक्टोजन ग्रुप। आपके लेवल पर, मतलब 8, 9, 10 लेवल पर कहते हैं 15 ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी होती है 3 और 5, इसकी 2 वैलेंसी होती है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, वैलेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जनरली सिर्फ 15 ग्रुप के बारे में ऐसा कहा गया। लेकिन मैं बताऊं 16 ग्रुप भी होता है, 17 ग्रुप भी होता है। तो आप अपने लेवल पे जाने कि 15वें ग्रुप की 2 वैलेंसी होती है, 3 और 5। तो अभी मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत सही एक्सप्लेनेशन और सही कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन खैर AMU वगैरह में क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इस वक्त याद कर लीजिए। हायर क्लास में जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है। बहुत सारे ग्रुप हैं जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है, खासतौर से डी ब्लॉक के अंदर तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, उनकी वैलेंसी बदलती रहती है। तो अभी आता हूँ मैं 15 ग्रुप पे। 15 ग्रुप है बेटा नाना, पापा, आंटी सब बीमार।
इसमें सिर्फ बिस्मथ जो है वो मेटल है, जो लास्ट में लिखा है आपने, वरना नाना पापा दोनों के दोनों क्या है बेटा, नॉन मेटल। और एंटीमनी और आर्सेनिक, दिस इज AS मीन्स आर्सेनिक, SB मीन्स एंटीमनी, ये सब क्या है बेटा, तो ये है मेटेलॉइड। खैर, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, 5। अब इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये पांचों के पांचों डोनेट कर दें या 3 रिसीव कर लें। तो ये अगर 3 रिसीव कर लेते हैं तो -3, लेकिन अगर ये 5 डोनेट कर देते हैं तो +5 भी होगा। तो कहते हैं कि 15 ग्रुप एलिमेंट जो है ना, वो 5 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकते हैं और 3 को ले भी सकते हैं। तो अगर 3 ले लिया है तो 3 वैलेंसी, और 5 दे दिया है तो 5 वैलेंसी। इसीलिए कहते हैं 15वें ग्रुप में दोनों बातें होंगी। तो फिर उस हिसाब से 14 ग्रुप में भी दोनों बातें होनी चाहिए। तो एक्चुअली पी ब्लॉक के अंदर ही शुरू हो गया है बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। पी ब्लॉक में ही शुरू हो गया है बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? जैसे 13 ग्रुप के अंदर आगे चल के पढ़ेंगे आप इनर्ट गैस, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, +3 +1। लेकिन खैर अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, वो सब हायर क्लास में है और एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। आप बस इतना जानो कि आपके लेवल पे 15 ग्रुप के अंदर कहा गया है। तो अब हम लोग क्या करें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं बेटा। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाना चाहिए, वैलेंसी से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक। तो बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है 15 ग्रुप का, जिसको निक्टोजन फैमिली कहते हैं या निक्टोजन ग्रुप कहते हैं, -3 से +5 तक। अब 16th ग्रुप, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से 16th ग्रुप और 17th ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो 16th ग्रुप क्या है पहले वो देखते हैं। ऑक्सीजन, उस से T2, मैंने वहाँ हाइड्रोजन को छोड़ दिया था, यहाँ मैंने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, बाद में बताऊँगा क्यों छोड़ा है। इसका नाम है बेटा कैल्कोजेन फैमिली, कैल्कोजेन ग्रुप या कैल्कोजेन फैमिली 16 ग्रुप का। तो सबसे पहली बात 16 ग्रुप है तो मुझे बताया जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। वैलेंसी कितनी होगी बेटा, -2। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, -2 से लेकर +6। बिल्कुल सही बात, -2 से +6। लेकिन ऑक्सीजन का आपको जहन में रखना है कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होता है और वैलेंसी -2 ही होती है। बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका -2 से +6 नहीं होता है, बल्कि -2 से +2 होता है, यानी वैलेंसी का ही निगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन कभी भी अपने ऑक्सीडेशन नंबर को 2 से बढ़ाता नहीं है, यानी 3, 4, 5 नहीं करता है। ये आपको याद रखना है, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि आखिर क्यों ये अपनी वैलेंसी को 2 से आगे की तरफ या ऑक्सीडेशन नंबर को 2 से ज़्यादा बढ़ाता नहीं है। तब आपको समझ में आएगा ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। उस जब वो पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा रियल में ऑक्टेट रूल क्या है। तो फिलहाल आप जाने कि ऑक्सीजन पर -2 से +2 तक चार्ज होता है। एक बात और अगर आप जहन में रखें तो बड़ी खुशी की बात होगी, वो ये कि ऑक्सीजन पर जब 2 निगेटिव चार्ज होता है तब उसका नाम ऑक्साइड है। तब बेटा उसको ऑक्साइड कहते हैं। यानी जितने भी आप ऑक्साइड पढ़ते हैं उसमें ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यानी ऑक्सीजन लेता ही है, देता नहीं है। अगर ऑक्सीजन पर एक माइनस चार्ज आ जाए, चूंकि हमने लिखा है -2 से +2 तक, तो इसका मतलब -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, +1 +2 भी होगा। तो अगर ऑक्सीजन -2 है तो ऑक्साइड है, और अगर -1 है तो इसका नाम है पर ऑक्साइड। आपने शायद सुना होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वगैरह। तो उसमें याद रखिएगा ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होते हैं, या अगर कभी ऐसा आ जाए कि ऑक्सीजन पर आधा निगेटिव चार्ज है तो इसका नाम सुपर ऑक्साइड है।
सुपर ऑक्साइड। अब ये ना पूछिएगा कि आधा निगेटिव चार्ज कैसे आया, आधा कहीं चार्ज होता है? नहीं, आधा चार्ज तो बिल्कुल नहीं होता है, चार्ज तो पूरा ही होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन पर 1 निगेटिव चार्ज आता है, इसलिए कहते हैं हर ऑक्सीजन पर आधा निगेटिव। रियल में बताएं अगर, तो रियल में ये है कि 2 ऑक्सीजन पर 1 निगेटिव चार्ज आता है, 2 ऑक्सीजन हैविंग 1 निगेटिव चार्ज। तो ऐसा कहते हैं कि दोनों ऑक्सीजन पे शायद आधा आधा निगेटिव चार्ज आया होगा। तो अगर एक ऑक्सीजन पर आधा चार्ज है तो सुपर ऑक्साइड, 1 निगेटिव चार्ज है पर ऑक्साइड, 2 निगेटिव चार्ज है ऑक्साइड। तो ये 3 बस आप जान लें कि ऐसा होता है, बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए कि आप सिर्फ इनके चार्ज जान रहे हैं अभी स्टार्टिंग में इस लेवल पर। तो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन को छोड़कर जनरल रूल फॉलो होगा, वैलेंसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रेंज ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी इन पे ये सब चार्ज आ सकते हैं। ऑक्सीजन को आप अलग रखेंगे, हाइड्रोजन को आप अलग रखेंगे, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये वही 2 एलिमेंट हैं जिसके ऊपर रिएक्शन करा कर मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन -1 से +1, ऑक्सीजन -2 से +2। बाकी सब के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी या वैलेंसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब आते हैं हम लोग, अच्छा ये खुद से आप कर लीजिएगा, अगर +3 चार्ज है तो इसे कहते हैं ट्राई वैलेंट केटायन, और अगर कहीं -3 चार्ज हो गया तो आप कहिएगा ट्राई वैलेंट एनायन। अगर 4 चार्ज हैं तो आप कहेंगे टेट्रा वैलेंट, प्लस चार्ज था तो केटायन, माइनस चार्ज था तो एनायन। वैसे ही 5 चार्ज अगर आ गए तो आप कहेंगे पेंटावैलेंट, 6 आ गए हेक्सावैलेंट, 7 आ गए हेप्टावैलेंट। तो मैं आता हूं 17th ग्रुप की तरफ, क्योंकि कंपाउंड जो बनाता है वो 17th ग्रुप तक बनाता है। तो 17th ग्रुप का नाम है बेटा हेलोजन। हेलोजन इसमें कौन कौन आ रहा है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। एस्टेटीन तो रेयरेस्ट सब्सटेंस है ना, रेयरेस्ट सब्सटेंस है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन पाया जाता है और सबसे कम अगर कोई पाया जाता है तो वो एस्टेटीन है। तो एस्टेटीन वैसे तो आपको पता है मेटलॉइड्स हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एस्टेटीन को मेटलॉइड्स नहीं माना है, एस्टेटीन का जिक्र ही नहीं किया है। तो इसमें सब का सब नॉन मेटल माना जाए। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। तो मैंने आपको पढ़ाया था तो ये बताया था इशारों में कि जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज जब बढ़ता जाता है तो हार्डनेस भी बढ़ती जाती है, वजन भी बढ़ता जाता है, भारी होता चला जाता है। तो आप ऐसे ही सोचें ना, बहुत हल्का ऊपर है तो बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल होंगे, इसलिए वो चीज़ जो है वो बहुत हल्की है। जैसे ही थोड़ा नीचे आए तो पार्टिकल थोड़े और करीब करीब आए और ज़्यादा आए, यानी उसी स्पेसिफिक एरिया में या वॉल्यूम में अब पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है, इसलिए वज़न ज़्यादा हो गया है, तो मास बढ़ गया। तो पहले हल्की गैस थी, अब वो गैस कंडेंस हो रही है, करीब आ रही है, भारी हो रही है। तो क्लोरीन थोड़ा सा हेवी गैस है, भारी गैस है, ज़्यादा डेंसिटी वाली गैस है। और नीचे आए तो क्लोरीन में और ज़्यादा आप कह सकते हैं पार्टिकल्स ऐड किए गए। खूब पार्टिकल्स जब आप ऐड कीजिएगा तो वो लिक्विड बन जाएगा कंडेंस होकर, तो सॉलिड बनने के करीब बढ़ रहा है। अब ब्रोमीन से नीचे आइएगा आयोडीन, यानी कहीं ना कहीं वो पूरा ट्रेड को फॉलो करता है कि ऊपर गैस लिक्विड सॉलिड, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो गैस लिक्विड सॉलिड। खैर ये है 17 ग्रुप। 17 ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और इनकी वैलेंसी होती है -1। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसका रेंज है -1 से +7 तक, -1 से +7 तक। बस याद रहे एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा हमेशा, यानी फ्लोरीन का -1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसको कहते हैं, तो मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहते हैं जो कंपाउंड के अंदर बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर की डिफिनेशन में यही पढ़ा रहे हैं कि एटम पे जो भी चार्ज आएगा कंपाउंड में उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। तो कंपाउंड बनाता कौन है, 17 ग्रुप तक। हम लोग 18 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि 18 ग्रुप की वैलेंसी 0 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भले 8 होता है लेकिन वो जनरली कंपाउंड बॉन्ड नहीं बनाता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि 18 ग्रुप में एक एलिमेंट है जेनॉन, जेनॉन कंपाउंड बनाता है बेटा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे। लेकिन पहले ये ऑक्सीडेशन नंबर का आपको रेंज समझ में आना चाहिए कि वो कैसे निकाला जाता है। तो ये तो हो गई बात ऑक्सीडेशन नंबर के एक रेंज की। अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। हालांकि वो स्ट्रक्चर से निकलता है जो सही तरीका है, लेकिन एक इनिशियल लेवल का तरीका है, वो आप जाने कि कैसे निकाला जाता है। तो सुनिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। उसी तरीके से मीथेन है, CH4, कार्बोनेट है, मान लीजिए अमोनियम आयन है, और हाइड्रोनियम आयन है। ये ऐसे ही कुछ मैंने लिख दिए हैं अभी स्टार्टिंग के लिए 6 एलिमेंट। मैं आपको यहीं पे तरीका बताता हूँ कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना होता है। तो ज़रा देखिए, मुझे निकालना है कार्बन का, मुझे निकालना है कार्बन का, कार्बन का, यहाँ नाइट्रोजन का, यहाँ मान लेते हैं ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जनरली +1 होता है तो उसे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। खैर, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप जनरली एस ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट का ही निकालते हैं। अब सुनो, जिसका निकालना है बेटा उसको x मान लो, जिसका निकालना है उसको आप x मानेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते थे, जैसे आप मास निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज है। तो जिसका निकालना उसको x मानो, फिर प्लस करो, क्योंकि आप मास भी ऐसे ही करते थे, कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, यानी कंपाउंड में जो जो चीज़ें हैं सब ऐड होती चली जाएंगी। मास बोलेगा तो मास ऐड करेंगे, प्रोटॉन का नंबर बोलेगा तो प्रोटॉन का नंबर यानी एटॉमिक नंबर ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऐड करेंगे, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो अभी चार्ज बोल रहा है आपसे, ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स चार्ज। तो कार्बन पे कितना चार्ज है मुझे नहीं मालूम, हमने x मान लिया। ऑक्सीजन का चार्ज वैलेंसी होती है, तो आप इसकी वैलेंसी क्या मानेंगे बेटा, -2, 2 नहीं मानेंगे, -2 मानेंगे। जो वैलेंसी होती है वही माना जाएगा। इसलिए भी मैं जब पढ़ाता हूं तो बोलता हूं वैलेंसी को प्लस या माइनस में, क्योंकि मैं जो चीज़ बोल रहा हूं उसके पीछे रीज़न बहुत बड़े बड़े हैं, आगे बहुत कुछ पढ़ना है हमें और उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसीलिए वैलेंसी क्या हो गई, -2। अब देखो, आपने इसका चार्ज x माना, इसका चार्ज -2 लिया, यही दोनों थे। अब सोचो इस पूरे पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो = 0 कर दो, यानी सारे एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं और ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं जिस पे चार्ज नहीं है, तो सबका चार्ज जोड़कर 0 के बराबर कर दो, क्योंकि होल मॉलिक्यूल या होल कंपाउंड इज न्यूट्रल।
यही तरीका है बेटा। तो अब बताओ क्या इसे हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ से पाएंगे कि x पे कितना चार्ज है, +2, और ये क्या है, कार्बन। कार्बन कौन से ग्रुप में है, 14 ग्रुप में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, वैलेंसी कितना, -4, रेंज क्या बना, -4 से +4। क्या -4 से +4 में +2 आएगा? आएगा, तो सही है। कार्बन शो कर सकता है -4 से लेकर +4 तक, तो +2 हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब चलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में देख लेते हैं इसी तरीके से। चलो मुझे सजेस्ट करो, क्या मैं कार्बन का x मानूंगा? अब देखो जो नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई होता है। 2 ऑक्सीजन है, चाहे मास ले रहे होते हैं तो मास को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, या इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को, जो भी चीज़ लेना है। तो कार्बन का x, ऑक्सीजन 2 है, 2, हर ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। अब पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, 0। यहाँ से सॉल्व करो, x की वैल्यू +4। तो आप कह सकते हैं कार्बन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाया है कार्बन ने, तो कार्बन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब आते हैं हम लोग मीथेन की तरफ। मीथेन में ज़रा बताइए। तो बिल्कुल वैसे ही कार्बन का निकालना है, कार्बन का आप x मानेंगे प्लस, 4 हाइड्रोजन है बेटा, और हाइड्रोजन की वैलेंसी आप क्या मानेंगे, +1। हाइड्रोजन की वैलेंसी आप हमेशा +1 मानेंगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 भी होती है, लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल के साथ आता है तब -1 होती है। जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ आएगा, हाइड्रोजन को आप +1 मानेंगे। पूरे मॉलिक्यूल पे कैसा चार्ज, 0। तो अब बताओ मुझे यहां से x की वैल्यू क्या निकाल कर लाए? तो x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो -4। तो क्या हम लोग कह सकते हैं x आपने कार्बन का माना था, कार्बन की वैलेंसी -4, ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, इससे कम नहीं हो सकता। तो बीच में भी आ सकता है, लोएस्ट और हाईएस्ट भी आ सकता है, यानी अलग अलग कंपाउंड में कार्बन अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है बेटा। इसीलिए कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता, वो एक रेंज में होता है। वो डिपेंड करेगा किस तरह का रिएक्शन हुआ है, किस तरह का कंपाउंड हुआ है। तो कार्बन की वैलेंसी +B -B सब चल रही है। क्लियर? अगर सिर्फ कार्बन एटम होता, यहां दिखला नहीं रहा था, मैं सिर्फ कह रहा था कार्बन एटम होता, ओनली कार्बन और कुछ नहीं होता, तो इस कार्बन का आप x मानते, आगे कुछ है ही नहीं, = 0 मानते। देखे ना, कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो कार्बन अगर अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, कंपाउंड बना रहा है तो x मानकर बाकी सबकी वैलेंसी को जोड़ते हुए देख लेंगे। अब जैसे यहां पर देखो एक कार्बन है, तो ये वाला भी थोड़ा देख लेते हैं। कार्बन का निकालना है, क्या करेंगे, कार्बन का x मानेंगे प्लस, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का कितना चार्ज, -2 चार्ज। अब देखो इस पूरे कार्बोनेट पर ये चार्ज है -2, यही हमारे लिए पूरा कार्बोनेट हो गया। कार्बन 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, पूरे कार्बोनेट पर कितना चार्ज, -2। कोई चार्ज नहीं होता है तो = 0 लिखते हैं, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए सारे चार्ज को जोड़कर = 0 करना है, और अगर कोई आयनिक स्पेसीज है तो सारा चार्ज जोड़कर जो भी चार्ज यहाँ लिखा रहेगा उसके बराबर करना है। तो यहाँ x - 6 बराबर -2, x बराबर ये -6 उधर जाकर +6 - 2 यानी +4। तो कार्बन अपने फिर से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में आ गया। उसी तरीके से क्या आप निकाल सकते हैं नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का, सॉरी अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का x मान लेंगे बेटा। हाइड्रोजन का अभी सिखाया था, नॉन मेटल के साथ +1 दिखलाएंगे, और ऐसे ऐसे 4 हैं और सब पे चार्ज +1। तो x +4 बराबर +1, तो x की वैल्यू +4 उधर ले जाइए, -4 + 1 मिलाकर -3, दिस इज द लोएस्ट
ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि नाइट्रोजन है 15वें ग्रुप में, नाना पापा आंटी सब बीमार। 15वें ग्रुप से मुराद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी -3, तो रेंज में है -3 से +5 के। अब बेटा ऑक्सीजन का निकालना है, क्या करेंगे? हाइड्रोजन का अभी बोला था 3 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन का +1, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ आएगा तो +1 लेंगे। अच्छा आगे चलो, प्लस ऑक्सीजन का x इज इक्वल टू +1, तो क्या ये 3 + x बराबर +1 हुआ है? तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। ऑक्सीजन अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है -2। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो अगर मेरा एक सवाल है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ा तो क्या होगा और ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो क्या होगा? अब ये बढ़ना घटना क्या है? मान लो कहीं पे सवाल दिया हुआ है कि एक ऐसा हम रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कोई एक प्रोसेस ऐसा हो रहा है तो हम लोग कहेंगे इस प्रोसेस में क्या ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का बढ़ा है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीजेस फ्रॉम +2 टू +4, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था और वही बदलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़कर +4 हो गया। ऑक्सीजन का बढ़ा क्या? कार्बन का तो बढ़ा, ऑक्सीजन का बढ़ा क्या? नहीं, ऑक्सीजन का -2 था, ऑक्सीजन का -2 है। ऑक्सीजन का चार्ज वहीं का वहीं है, बढ़ा किसका चार्ज है? कार्बन का, तो कहेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन उस रिएक्शन को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो रिडक्शन। रिडक्शन बना है वर्ड रिड्यूस्ड से, तो ऑक्सीडेशन नंबर का रिड्यूस्ड हो जाना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन। कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन का 0 था, 0 से +2। कार्बन का डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट बनना। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का +4, कार्बोनेट में कार्बन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है? जवाब है नहीं, नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा तो इसको क्या कहेंगे? नो ऑक्सीडेशन। घटा है क्या? नहीं, घटा भी नहीं है, तो नो रिडक्शन। यानी ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा। अब आते हैं आपके उस कन्फ्यूज़न पर। कन्फ्यूज़न के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। आप कहते हैं कि सर हमें तो बचपन से सिखाया गया है ऑक्सीडेशन, तोड़िए ऑक्सी एडिशन। डेफिनेशन भी यही लिखा हुआ किताबों में 10th के कि ऑक्सीडेशन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो ज़रा देखिए, यहाँ सर कार्बन था, आपने कहा कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनना, तो कार्बन में एक ऑक्सीजन जोड़ा गया होगा तब बना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या लग रहा है? कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होना। तो क्या इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो गए हैं? कहीं से ऑक्सीजन आया होगा, आके ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में एक ऑक्सीजन आ गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन, और डायरेक्ट अगर कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता तब भी ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही बात है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनना ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कार्बन मोनो का +2 है। ये भी ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि कार्बन मोनो में +2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में +4 है। तो साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ा, कार्बन मोनो, ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ा, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर हमने ऑक्सीजन जोड़ा तो कार्बोनेट। आपके डिफिनेशन के हिसाब से अगर ऑक्सीजन जुड़ना ही ऑक्सीडेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट बनने को भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, मगर यहाँ नो ऑक्सीडेशन। दिस इज द रीजन ऑक्सीडेशन नंबर, whenever oxidation number
is not going to increase or decrease. There is no redox reaction. कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट का बनना ऑक्सीडेशन नहीं है, रिडक्शन भी नहीं है, तो हमेशा ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा ऐसा नहीं है, या हाइड्रोजन पर ही हो ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आप सीखेंगे खासतौर से केमिस्ट्री में, तो आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट यहीं से लेते रहें कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर हम लोग जवाब देते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा बेटा तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन। खैर, तो ये तो एक ऐसे ही बात हो गई समझाने के लिए। मान लो मैं तुमसे 2 या 3 सवाल और बोलता हूँ बनाने को, जैसे सातवां सवाल है। अब मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ एस ब्लॉक का, कैल्शियम के हाइड्राइड है और इसमें मुझे निकालना है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का निकालना है। फिर 8वां है हमारे पास KO2, इसमें मुझे निकालना है ऑक्सीजन का। LiH है, इसमें मुझे निकालना है लिथियम का। और 10वां है Cl2O7, इसमें मुझे निकालना है Cl2 का। ये आपको सॉल्व करना है। क्या आया? कैल्शियम सेकंड ग्रुप में है, इसकी वैलेंसी +2, हाइड्रोजन का निकालना है x मान लेंगे, जिसका निकालना उसको x मानिए। 2 हाइड्रोजन है, 2 × x इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं। 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। x माना गया था हर एक हाइड्रोजन का, हम लोग हर एटम का मानते हैं ना कि मॉलिक्यूल का। तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम 2 हैं, तो दोनों का -1 होगा। हम ईच का निकाल रहे होते हैं। हर हाइड्रोजन का x माना था, इसलिए 2 था, तो 2 से x को मल्टीप्लाई किया है, तो x की वैल्यू -1 निकली। यानी हाइड्रोजन -1 में भी रहता है, अपने लोएस्ट में है। +1 होगा तो हाईएस्ट में होगा, अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है। -1 क्यों आया? क्योंकि मेटल के साथ है बेटा। मेटल के साथ जब आता है तब हाइड्रोजन शो करता है अपनी निगेटिव, चूँकि हाइड्रोजन जो होगा ना मेटल से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, चूँकि मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। अब आ जाते हैं इस सवाल पे, इस पे मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा, पहले ये आ जाता हूँ। चलो इसमें बताओ मुझे, लिथियम का निकालना है, x मान ले, प्लस हाइड्रोजन का अमूमन तौर पे जल्दबाजी में लोग +1 मान लेते हैं। नहीं, आपको हाइड्रोजन में ये ख्याल रखना होगा कि ये क्या है, तो आपको पता चलेगा लिथियम है। लिथियम क्या मेटल है? तो हाँ मेटल है। मेटल है तो हाइड्रोजन का -1 लेंगे आप, -1 लेंगे तो यहाँ से निकलेगा x की वैल्यू +1। तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है +1, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इवन के 13 ग्रुप का निकालने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1, सेकंड ग्रुप का हमेशा +2, 13 ग्रुप का हमेशा +3। बस 14 ग्रुप से, कार्बन से लेकर 17वें ग्रुप हेलोजन तक निकाला जाता है। 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, ऑक्सीडेशन नंबर जनरली इन्हीं 3 का निकालते हैं। तो अब मुझे ये जवाब दिया जाए, चलो मैं पहले समझाता हूँ तुम्हें कैसे निकालते हो। तो K का जब तुम निकालोगे तो K का तो +1 कहोगे, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फिक्स्ड है। ऑक्सीजन का x मान लोगे, 2x, पूरे पे कोई चार्ज नहीं तो 0, तो क्या ये 2x बराबर -1, यहाँ से x बराबर -1/2, यानी दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसका नाम है बेटा
पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज देखकर बता देंगे। खैर, अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमें देखना है कि क्या होगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो वही तरीका जिसका निकालना उसका x मानते हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है 2x प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी ली जाएगी डैट इज़ -2, ऐसे ऐसे 7 है इज इक्वल टू 0। तो क्या ये 2x - 14 इज इक्वल टू 0 हो गया? तो 2x बराबर +14, तो x बराबर बेटा +7। क्या +7 हो सकता है? तो जवाब है हाँ, क्लोरीन का हाईएस्ट आ गया। क्लोरीन का ताल्लुक हेलोजन फैमिली से है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और वैलेंसी -1 है। तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी तक रेंज लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट मैं पीरियड टेबल में ही पढ़ाता हूँ, और इस बात को एक लास्ट लिख देता हूँ सिर्फ कि अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड किया है, रिडक्शन प्रोसेस। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर विथ न्यू चैप्टर दैट इज़ कार्बन्स कंपाउंड in next class. Thank you very much.